हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम बात कर रहे थे टेंशन की। उसमें हमने किया था मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, यानी कि जैसे ये कोई दो ऑब्जेक्ट थे मेरे पास, ये मास m1 और एक था ऑफ मास m2। ये दोनों एक स्ट्रिंग के साथ अटैच थे और जैसे मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे, तो स्ट्रिंग में हमने क्या फाइंड आउट किया था? टेंशन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स हैंग्ड वर्टिकली फ्रॉम स्ट्रिंग। जैसे मेरे पास ये डायग्राम है, इसमें देखिए, मान लीजिए कि ये एक रूफ सरफेस है और इस पे एक स्ट्रिंग हैंग कर रही है जिसपे कि तीन ऑब्जेक्ट अटैच हैं। ये ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m1, ये ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m2 एंड ये ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m3। अब मान लीजिए जो m1 और m2 है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग है, इस पार्ट में टेंशन कितनी है? T1। इसमें टेंशन है T1। m2 और m3 के बीच में जो स्ट्रिंग का पार्ट है, इसमें टेंशन है T2। और m3 के ऊपर जो स्ट्रिंग का पार्ट है, इसमें टेंशन है T3। अब बात आती है कि T1, T2, T3 इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं m1 की। जैसे ये जैसे मेरे पास ये m1 ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, इसमें जो m1 है, ये नीचे तो क्या लगाएगा? m1g, और ऊपर इसमें क्या लग रही है? T1। ऊपर क्या लग रही है? T1, और नीचे क्या लगाएगा? ये m1g। तो इसमें से जो T1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? T1 इक्वल्स टू m1g। ये आ गई अपनी T1। इसी तरह निकाल लेंगे हम T2 को। जैसे ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए m2, ये ऑब्जेक्ट है m2। अब m2 में देखिए, हम m2 नीचे क्या लगाएगा? m2g लगाएगा, m2g। और नीचे ही क्या लग रही है? T1, तो m2g प्लस T1, और ऊपर क्या लगेगी? इसमें T2। तो इसमें T2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? T2 इक्वल्स टू m2g प्लस T1। ये आ गई हमारे पास T2 की वैल्यू। अब बात करेंगे T3 की। जैसे ऑब्जेक्ट बना लीजिए m3। अब इसमें नीचे क्या लगेगा? m3g और T2। इसमें नीचे क्या लगेगा? m3g प्लस T2, और ऊपर क्या लग रही है? T3। तो T3 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? T3 इक्वल्स टू m3g प्लस T2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई T1, T2 और T3 की, जब ये पूरा सिस्टम किस पे था? इक्विलिब्रियम में या रेस्ट पे। अब इसमें हमारे पास दो केस आएंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस बोलेगा कि जैसे सिस्टम है ये एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, और सेकंड केस में एक्सीलरेट कर रहा है नीचे की तरफ। तो अभी हम इनकी बात करेंगे। तो गाइस, इसमें सबसे पहले बात करेंगे केस फर्स्ट की। मान लीजिए जो ये पूरा सिस्टम है ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, और इस पे कुछ मैंने फोर्स लगा दिया F। बात करें हम केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट क्या है? सिस्टम एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, एक्सीलरेटिंग अपवर्ड। अब देखिए, जब ये जो सिस्टम है ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा, तो T1, T2 और T3 इनकी वैल्यू में क्या चेंज होगा? तो सबसे पहले बात करेंगे m1 की।
जैसे M1 है, सेम नीचे क्या लगाएगा M1G, ऊपर क्या लगाएगा T1, ऊपर क्या लगाया T1, और एक्सलेट की साइड कर रहा है ऊपर की साइड, तो ऊपर की तरफ क्या है एक्सलेशन। तो मैंने आपको पिछली जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें बताया था कि जिस साइड एक्सलेशन होगा और उस साइड जो फोर्स होगा वो क्या होगा डोमिनेट। तो इसमें कौन सा फोर्स डोमिनेट होगा T1। तो क्या करेंगे हम इसमें क्या इक्वेशन बन के आएगी T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। तो इसमें से T1 की क्या वैल्यू आएगी मेरे पास T1 इक्वल्स टू M1G प्लस M1A। M1 क्या ले लेंगे कॉमन, T1 इक्वल्स टू M1 इंटू G प्लस A। ये आ गई मेरे पास T1। अब बात करेंगे M2 की। M2 वही सेम, नीचे क्या लगा M2G और नीचे क्या लग रहा है T1, M2G प्लस T1, और ऊपर क्या लगेगा T2 एक्सलेटिंग अपवर्ड। तो इसमें क्या इक्वेशन आएगी T2 माइनस M2G प्लस T1 इक्वल्स टू M2A। तो इसमें नेगेटिव को अंदर ले जाएंगे T2 माइनस M2G माइनस T1 इक्वल्स टू M2A। अब जो T1 की वैल्यू थी मेरे पास, अगर इसको हम T1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी T2 आ जाएगी। जैसे अब बात करेंगे M3 की। M3 वही सेम, नीचे क्या लगा M3G और नीचे इस पे क्या लग रहा है T2 M3G प्लस T2, ऊपर क्या लग रहा है T3 एक्सलेटिंग अपवर्ड। तो इसमें क्या इक्वेशन आएगी मेरे पास T3 माइनस M3G प्लस T2 इक्वल्स टू M3A। तो T3 माइनस M3G माइनस T2 इक्वल्स टू M3A। अब इसमें से जो हमारी T2 वैल्यू आई थी, अगर इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी T3 की वैल्यू। तो ये था अपना केस फर्स्ट, जो कि जो सिस्टम है वो किस साइड एक्सेलरेट कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब बात करेंगे केस सेकंड की, जिसमें एक्सेलरेशन किस साइड होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब हम बात करेंगे केस सेकंड की। केस सेकंड क्या बोल रहा है, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अब नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा जैसे, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये किस साइड होगा नीचे की तरफ। इसमें कुछ नहीं है, बस जो साइंस है ये क्या हो जाएंगे आपस में अपोजिट अल्टरनेट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं M1 की, इसमें एक्सेलरेशन किस साइड नीचे की साइड। अब नीचे की साइड एक्सेलरेशन हो गया तो अब कौन सा फोर्स डोमिनेट होगा M1G। तो क्या इक्वेशन आएगी मेरे पास M1G माइनस T1 इक्वल्स टू M1A। तो इसमें से जो T1 की वैल्यू क्या आएगी वो आएगी मेरे पास T1 इक्वल्स टू M1G माइनस M1A। T1 इक्वल्स टू M1 इंटू G माइनस A। जब ये ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा था तो मेरे पास इक्वेशन आई थी T1 इक्वल्स टू M1 इंटू G प्लस A। अब नीचे की तरफ एक्सलेट करेगा तो साइन क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, T1 इक्वल्स टू M1 इंटू G माइनस A। बात करें अगर M2 की, तो M2 में क्या होगा, मान लीजिए एक्सलेटिंग डाउनवर्ड। सो क्या इक्वेशन आएगी, ये फोर्स क्या करेगा डोमिनेट। तो इक्वेशन आएगी मेरे पास M2G प्लस T1 माइनस T2 इक्वल्स टू M2A। अब जो मेरे पास ये जैसे M2 निकाला, मेरे को M2 क्या आएगा, नहीं सॉरी T2।
T2 निकाला, T2 क्या आएगा इसमें से, T2 इक्वल्स टू M2G प्लस T1 माइनस M2A। अब जो मेरे पास T1 की वैल्यू थी ये मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। बात की अगर M3 की तो M3 में क्या होगा, वही सेम है, बस साइंस क्या हो जाएंगे, अपोजिट एक्सेलरेटिंग जैसे डाउनवर्ड। सो क्या इक्वेशन आएगी मेरे पास, ये फोर्स क्या करेगा, डोमिनेट। सो M3G प्लस T2 माइनस T3 इक्वल्स टू M3A। तो इसमें से T3 क्या आएगा, T3 इक्वल्स टू M3G प्लस T2 माइनस M3A। अब जो मैं इसमें T1 की वैल्यू पुट करके जो मेरे पास T2 की वैल्यू आएगी तो T2 को क्या कर देंगे हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी मेरे पास, T3। सो ये था अपने पास ऑब्जेक्ट्स हैंग वर्टिकली फ्रॉम स्ट्रिंग। हमने तीनों केस डिस्कस कर लिए। जब से एक सबसे फर्स्ट क्या गया था, ये क्या था, इक्विलिब्रियम में, यानी कि एट रेस्ट स्टेट, उसमें टेंशन निकाली। फिर केस, इसके बाद इसमें दो केस थे। केस फर्स्ट क्या किया, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कर रहा था, और ये था अपना एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो गाइस अब इसमें हमारे पास एक टर्म आती है नॉर्मल रिएक्शन। क्या, नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, ये भी एक टाइप का फोर्स ही होता है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं। मान लीजिए ये कोई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये एक कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब मान लीजिए मैंने ये ऑब्जेक्ट इस पे रख दिया। सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो नीचे क्या लगाएगा, mg। अब जो मेरा ये सरफेस है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ये भी ऑब्जेक्ट पे इसके इक्वल, जो ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाएगा उसी के इक्वल एक फोर्स अप्लाई करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब इसमें हमारे पास आता है कॉन्टेक्ट सरफेस। मान लीजिए ये था मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, अब और ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रख दिया, तो अब जो बीच में जो सरफेस होगा इन दोनों के, ये क्या होगा, इसका कॉन्टेक्ट सरफेस। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो जो एक कॉन्टेक्ट सरफेस है इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे देखिए ये मेरे पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस था। मान लीजिए एक टेबल थी मेरे पास, इस पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m। अब हम सभी जानते हैं कि जो ये m है ये नीचे क्या लगाएगा, mg लगाएगा, ठीक है। अब जो ये सरफेस है, जो ये टेबल का सरफेस है, ये भी mg के इक्वल एक फोर्स अप्लाई करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको n से डिनोट करते हैं। तो जो टेबल का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा इन दोनों के बीच में, ये क्या है, कॉन्टेक्ट सरफेस। इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स n। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, n इक्वल्स टू mg, n इक्वल्स टू mg। तो ये था अपना नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। अब इसी में एक बात आती है क्या, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। जैसे टेंशन में हमने बात की थी मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। कनेक्टेड बॉडीज और जो बॉडीज कॉन्टेक्ट में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसका मास है जैसे m1 और इसका मास है जैसे m2।
अब ये जो दोनों एक स्ट्रिंग से क्या है कनेक्टेड, ये इन दोनों के बीच में क्या है स्ट्रिंग। तो जब ये किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट होंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम, कनेक्टेड बॉडीज, कनेक्टेड बॉडीज और कनेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट यानी जैसे ये था एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेरे पास m1 और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m2, यानी ये दोनों क्या होंगे कॉन्टेक्ट में होंगे एक दूसरे के साथ। तो इसमें बात करते हैं मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये ऑब्जेक्ट था जिसका मास कितना है m1 और एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m2। मान लीजिए ये किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। अब मैं जैसे इस साइड कुछ फोर्स लगाऊंगा, इस साइड मैंने फोर्स लगा दिया तो इनका एक्सेलरेशन किस साइड होगा, इस साइड। अब जैसे हमने बात की थी नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स की, क्या था जैसे दोनों कांटेक्ट में है तो m1 m2 पे क्या लगाएगा नॉर्मल, इस साइड। मान लीजिए ये लगा दिया नॉर्मल m1 ने m2 पे। अब जो m2 है वो भी m1 पे क्या लगाएगा नॉर्मल, इस साइड। अब देखिए मान लीजिए इनके बीच में ये क्या है एक कॉन्टेक्ट सरफेस था जैसे ये बीच में, और जो नॉर्मल है ये इसके क्या है परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n, इसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए m1 को, ये m1 मान लिया मैंने। अब देखिए इस पे इस साइड तो कितना फोर्स लग रहा है F, और इस साइड इसका क्या है एक्सेलरेशन। अब m2 है वो इस साइड क्या लगा रहा है इस पे नॉर्मल, तो इस साइड क्या लगेगा ये नॉर्मल। तो इसमें क्या इक्वेशन आएगी मेरे पास, एक्सेलरेशन इस साइड तो F क्या होगा डोमिनेट, सो F माइनस n इक्वल्स टू m1a। क्या है मेरे पास F माइनस n इज इक्वल टू m1a। अब जैसे बात करें m2 की तो मान लीजिए ये ले लिया मैंने, m2 ले लिया m2। अब F तो किस पे लगा रहे थे हम m1 पे, m1 m2 पे क्या लगा रहा है n, ये लगा दिया n। एक्सेलरेशन किस साइड, इस साइड। तो अब इसमें क्या इक्वेशन आएगी मेरे पास n इक्वल्स टू m2a, ये आ गई जैसे इक्वेशन सेकंड, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या कर दिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो n और n ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, माइनस n प्लस n कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो मेरे पास f की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी f इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। a तो क्या आ जाएगा इनमें कॉमन, सो f इज इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2। अब जैसे ये आया इसमें से मेरे पास a एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2। इससे मतलब है कि मान लीजिए जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f अपॉन m। इसमें जो बात करते हैं जो f होता है ये तो क्या होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, और m ये क्या है टोटल मास, टोटल मास। तो इसमें देखिए जो a की वैल्यू आई है a इक्वल्स टू f अपॉन m1 प्लस m2। ये f तो क्या है नेट एक्सटर्नल फोर्स और m1 प्लस m2 टोटल मास। निकालना मेरे को क्या था n, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे जो a की वैल्यू है ये सिंपली पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास n इक्वल्स टू m2 इंटू एक वैल्यू पुट कर दीजिए क्या है f अपॉन m1 प्लस m2, f अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स।
So guys, that was all about normal reaction और normal force. अब हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, वो क्या है, मोशन इन लिफ्ट। अब हम बात करेंगे मोशन इन लिफ्ट। मोशन इन लिफ्ट, ये बहुत ही इजी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे इसमें मान लीजिए मेरे पास एक लिफ्ट है ये, और इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा है ऑफ मास m। तो बात की अगर मोशन इन लिफ्ट की, तो इसमें मेरे पास 4 केस हैं, 4 केस। केस फर्स्ट क्या है, जैसे बात करो अगर केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है, मान लीजिए ये लिफ्ट है, ये किस पे है, रेस्ट पे, या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लीजिए जो ये लिफ्ट थी ये ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब देखिए अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो जो एक्सेलरेशन हो गया वो क्या होगा, 0, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी 0। तो इसमें जैसे m था, ये नीचे क्या लगाएगा, mg, ऊपर ये सरफेस जिस पे क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स n। तो इसमें मेरे पास आएगा n इक्वल्स टू mg। इसमें हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, जैसे एक होता है एपरेंट वेट और एक होता है रियल वेट। एपरेंट वेट तो वो होगा जो हमें अपीयर होगा, मतलब कि वो रियल नहीं होगा, जो हमें अपीयर होगा वो क्या होगा, एपरेंट वेट, और एक होगा रियल वेट, यानी कि जो किसी ऑब्जेक्ट का जो रियल वेट है वो। जैसे जो n है ये रिप्रेजेंट करेगा एपरेंट वेट को, और mg है ये क्या करेगा, रियल वेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें एपरेंट वेट और रियल वेट ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का रियल वेट है वही हमें क्या होगा, अपीयर। अब बात को अगर सेकंड केस की, तो सेकंड केस में बोल रहा है अगर ये लिफ्ट है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव कर रही है। जैसे केस सेकंड है, इफ लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन with constant acceleration, with constant acceleration a। मान लीजिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसमें क्या होगा, जैसे एक्सेलरेशन अपवर्ड, तो कौन सा फोर्स डोमिनेट होगा, n। तो क्या इक्वेशन आएगी मेरे पास, n माइनस mg इक्वल्स टू ma। n क्या है मेरे पास, n इक्वल्स टू mg प्लस ma। अब देखिए इसमें जो n था वो तो क्या था, एपरेंट वेट, और mg क्या था, रियल वेट। अब रियल वेट में ये कुछ टर्म है, ये क्या हो गई, ऐड हो गई ma। तो इसमें अपना जो रियल वेट होगा वो क्या होगा, एपरेंट वेट से ज्यादा, w रियल इज ग्रेटर देन एपरेंट वेट। अब जैसे बात करूं मैं थर्ड केस की, केस थी, मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये क्या, इसका एक्सेलरेशन a। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये जो mg होगा ये क्या होगा, डोमिनेट। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, mg माइनस n इक्वल्स टू ma। तो इसमें से जो n आएगा वो क्या आएगा, n इक्वल्स टू mg माइनस ma। n क्या था, एपरेंट वेट। अब ये जो mg था, जो रियल वेट था, इसमें से जो ma है वो क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। तो यानी कि जो w रियल, तो रियल वेट था उसमें से अगर ma माइनस हो गया तो रियल वेट क्या हो जाएगा, कम। तो w एपरेंट विल बी ग्रेटर देन w रियल।
गाइस ये था अपने पास केस थर्ड, यानी कि जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। इसमें शायद मेरे से गलती होगी, जैसे क्या गलती होगी, जैसे देखिए मैंने बताया था कि एपरेंट वेट वो होता है जो कि हमें अपीयर होता है, तो इसमें जो n था वो किसे रिप्रेजेंट करता है, W एपरेंट, यानी एपरेंट वेट को। अब जो ये रियल वेट था अपना mg, इसमें से ये m में टर्म है ये सब्सट्रैक्ट हो गई, तो यानी कि जो हमें वेट दिखेगा, यानी कि जो एपरेंट वेट होगा वो क्या होगा, रियल वेट से कम। तो इसमें क्या होगा, W रियल क्या होगा, ज्यादा, और जो हमें अपीयर होगा वेट, यानी कि एपरेंट वेट वो क्या होगा, कम। उसी तरह केस सेकंड में हमने बात की थी, जब ये अपवर्ड मूव कर रहा था विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, उसमें इक्वेशन आई थी n इक्वल्स टू mg प्लस ma, n क्या, एपरेंट वेट। अब इसमें जो रियल वेट था उसमें ये m में जो टर्म थी ये क्या हुई थी, ऐड हुई थी, तो इसमें जो हमें वेट अपीयर होगा वो क्या होगा, ज्यादा, यानी कि जो हमारा एक्चुअल जो वेट है उससे ज्यादा शो होगा, तो इसमें W एपरेंट क्या होगा, W रियल से ज्यादा। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपना वेट इंक्रीज करना चाहते हैं, आपका वेट कम है, तो आप उस लिफ्ट में जाएंगे जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव कर रही है, और अगर आपका वेट ज्यादा है और आप वेट करना चाहते हैं मान लीजिए, तो आप उस लिफ्ट में जाएंगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। अब इसमें हमारे पास एक लास्ट केस आता है जब ये लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगी अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट केस आता है इफ लिफ्ट विल फॉलिंग फ्रीली फॉलिंग कब, मतलब कब फ्रीली फॉल करेगी, जब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ नीचे आएगी। तो इसमें क्या इक्वेशन आएगी मेरे पास, mg माइनस n इक्वल्स टू mg, तो इसमें n क्या आ जाएगा, W एपरेंट क्या आ जाएगा, 0, यानी कि हमें 0 शो होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो गाइज इस वीडियो में हमने बात की सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैंग वर्टिकली फ्रॉम स्ट्रिंग, और उसके बाद किया नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, और अब किया मोशन इन लिफ्ट। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स की। आपने स्प्रिंग देखा होगा, उसमें कैसा फोर्स होता है, कितना फोर्स होता है, उसकी बात करेंगे, और एक बात करेंगे पुली सिस्टम की। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्प्रिंग फोर्स और पुली सिस्टम। थैंक यू सो मच।